हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिविल सेवा परीक्षा में सबसे ज़्यादा योगदान जो होता है वो आपके मेंस का होता है। चूँकि मेंस जो है 1750 नंबर का होता है। अगर आप मेंस में अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं तभी आप इंटरव्यू तक पहुंच पाते हैं। और ऐसा माना जाता है अगर इंटरव्यू में अगर आपको 175 मार्क्स भी मिल रहे हैं और मेंस में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी खासी है तो आप सिलेक्शन पा जाते हैं, ऐसा माना जाता है। तो सबसे जरूरी है मेंस। देखिए, मेंस जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है बल्कि रिटेन होता है, यानी मेंस में आपको हर प्रश्न के उत्तर लिखने होते हैं। तो जरूरी ये है कि मेंस के लिए आपको उत्तर लेखन का अभ्यास होना चाहिए। आप में से कई सारे अभ्यर्थियों के मुझे डेली कमेंट मिलते हैं और उन सबका प्रश्न यही होता है कि सर हमने पूरा सिलेबस तैयार कर लिया है, लेकिन जब हम लोग मेंस के लिए आंसर लिखने बैठते हैं तो समझ में ही नहीं आता है कि कैसे हमें आंसर लिखना है। ना तो हमारे पास फॉर्मेट है, ना ही हम ये जानते हैं कि किस रूप में हमें आंसर लिखना है। तो आप लोगों की परेशानी दूर करने के लिए हम लोग टॉपर्स कॉपी एनालिसिस नाम से एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग 4 या 5 दिन पर किसी एक टॉपर की किसी एक सब्जेक्ट की कॉपी को देखेंगे, जिससे आपको एक जनरली आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से हमें आंसर राइटिंग करनी है। यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा कि जो भी मैं कॉपी दिखाऊंगा वो हिंदी माध्यम की ही टॉपर की होगी। तो आज की पहले वीडियो में हम लोग रवि सिहाग, जो कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के टॉपर हैं, जिन्होंने हिंदी माध्यम से 18वीं रैंक प्राप्त की है, इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य की हम लोग कॉपी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। रवि सिहाग ने विकास सर के मार्गदर्शन में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य कवर किया है और इन्होंने मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी दृष्टि आईएएस में लगाई हुई है। तो यहाँ पर इनके द्वारा लगाई हुई टेस्ट सीरीज का एक अंश है और ये ऑलरेडी मूल्यांकित है। ये दृष्टि आईएएस की टीम ने इसका मूल्यांकन किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इनका नाम पड़ा हुआ है रवि। ये टेस्ट कब दिया है इन्होंने? 30/12/2021 को ये टेस्ट इन्होंने लगाया है। इस टेस्ट में इन्हें दृष्टि आईएएस की टीम की तरफ से 250 में से 155 सही 1/2 अंक प्राप्त हुए हैं, यानी 155.5 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की जो टीम है उसने इनके बारे में फीडबैक भी दिया है। फीडबैक में लिखा है, उत्तर काफ़ी अच्छे हैं, पाठ्यक्रम पर पकड़ सशक्त है, विश्लेषण क्षमता शानदार है, भूमिका और निष्कर्ष प्रभावशाली है, भाषा प्रभावपूर्ण है, उत्तरों का प्रस्तुतिकरण आकर्षक है। अब देखिए, यहाँ पर इनकी आंसरों को देखने से पहले एक बात आप ये जान लीजिए, चूंकि इनके द्वारा जो लगाई हुआ टेस्ट है ये 80 पेज की बुकलेट है और ये संभव नहीं है कि यहाँ पर इनके द्वारा जितने भी प्रश्न यहाँ पर हल किए गए हैं सारे प्रश्नों को हम देख पाएँ, क्योंकि हमें यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही देखने हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो फॉर्मेट होता है वो सेम होता है। पेपर 1 में खंड का में और खंड खा में 1 से लेकर, यानी एक तरफ 1 से लेकर 4 तक प्रश्न होते हैं और दूसरी तरफ जो है 5 से लेकर 8 तक प्रश्न होते हैं। 5, 6, 7, 8। प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 ये कंपलसरी होता है और प्रश्न संख्या 1 में 5 खंड होते हैं और प्रश्न संख्या 5 में भी 5 खंड होते हैं, जो कि 10-10 अंक के होते हैं। बाद बाकी आपके जो इस साइड के हों, खंड का के हों, खंड खा के हों, इनमें 3-3 खंड होते हैं, जिसमें एक 20 नंबर का, एक 15 का और एक 15 का। और जबकि खंड का पहला वाला और खंड खा का 5वां वाला ये 10-10 का होता है। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, यहाँ पर हम खंड का से 3 प्रश्न उठाएंगे, यानी 3 प्रश्नों के 3 खंड उठा लेंगे। जैसे खंड का हमने पहला प्रश्न उठाया, पहले प्रश्न में से का वाला पोर्शन हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक ऐसे ही हम यहाँ पे 20 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो एक देख लेंगे और एक 15 वाला देख लेंगे और सेम खंड खा में यही करेंगे, यानी एक एक खंड से हम 3-3 प्रश्नों को देख लेंगे। पूरे प्रश्न नहीं देखेंगे बल्कि 3 प्रश्नों के एक एक खंड को हम लोग देख लेंगे, जिससे कि आसानी भी हो जाएगी और हमारा समय भी बच जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रश्नों पर। देखिए, खंड का आ गया। खंड का पहला वाला यानी अनिवार्य वाला जो प्रश्न है, इसमें 150 शब्दों में टिप्पणी करनी होती है। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले आप लोग उत्तर पुस्तिका को देखें। उत्तर पुस्तिका को देखने पर आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ से मार्जिन छोड़ा हुआ है, इस तरफ से भी मार्जिन छोड़ा हुआ है और इस तरफ से भी मार्जिन छोड़ा हुआ है। अब आप लोग घरों पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? आप घर पर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जो भी आप A4 शीट लेकर बैठते हैं उसमें आप मार्जिन नहीं छोड़ते हैं, और मार्जिन ना छोड़ने की वजह से आपको ये पता ही नहीं चलता है कि हमें कितने शब्द लिखने हैं। देखिए, आप लोग बीच की ये दूरी याद रखिए। ये दूरी नापी हुई मेरी दूरी है और ये दूरी जो होती है 5.5 इंच की दूरी होती है, यानी आप स्केल से अपने पेज को बीच में स्थान जो है, पेज के बीच में जो स्थान है वो 5.5 इंच का छोड़ दीजिए और बाद बाकी आप मार्जिन निकाल दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी, और इसके बीच में आपको लिखना है केवल। तो सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मार्केट में बुकलेट भी अवेलेबल है, यानी मेंस आंसर राइटिंग की बुकलेट आती हैं,
दिल्ली वगैरह में या बड़े शहरों में मिल जाती हैं, गांव वगैरह में नहीं मिल पाती हैं। तो गांव में आपका तरीका वही है, आप स्केल से लाइन डाल दीजिए। अब देखिए पहला प्रश्न का पहला खंड का जिसमें पूछा गया है राजभाषा हिंदी और देवनागरी अंक, यानी ये 10 नंबर का एक प्रश्न है। इसका आंसर इन्होंने कैसे लिखा है वो आप देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, किंतु इसके साथ यह भी उपबंध किया गया है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए, देखिए प्रयोजन इन्होंने गलत लिखा है, प्रयोजन अब सही हो गया, प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त संख्याओं का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, जैसे 1, 2, 3, 4 आदि। इसके बाद लिखा है इन्होंने, हालांकि संविधान सभा में ही देवनागरी अंकों 1, 2, 3 आदि को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के पक्ष में आवाजें उठी। इनमें सर्वप्रमुख योगदान पुरुषोत्तम दास टंडन, सेठ गोविंद दास आदि हिंदी प्रेमियों का था। अब इन्होंने रीजन बताया है कि किस कारण से इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंक का फॉर्मेट अपनाया है। तो निम्न कारणों से अंतर्राष्ट्रीय अंक अपनाए गए। ये अंक संपूर्ण भारत में प्रचलित हो गए थे। दूसरी बात यह थी कि विज्ञान व तकनीकी विकास के स्तर पर गणित, भौतिक विज्ञान आदि के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु। तीसरी बात इन्होंने बताई है विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंकों के समर्थन में मत देना। तो इस वजह से देवनागरी में हमने जो अंक रखे हैं वो अंग्रेजी वाले अंक रखे हैं। इस प्रकार देवनागरी अंकों को अपनाने की मांग 1963-1965 में राजभाषा अधिनियमों के समय भी उठी, किंतु आज भी संविधान आगे बोला गया, आज भी संविधान के में अंकों का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय ही है। सरकारों को पर्याप्त विचार विमर्श के उपरांत इस पर निर्णय लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इन्हें 10 में से 6 नंबर दिए हुए हैं और ऐसा माना जाता है कि 6, 6.5 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं आपके आंसर पर तो आपका उत्तर लेखन उत्कृष्ट है, ऐसा माना जाता है। गुड भी दिया हुआ है, यहाँ पे गुड लिखा हुआ है, तो 10 में से 6 नंबर इन्हें मिले हुए हैं। चलिए यहाँ पर अब एक और देख लेते हैं। पहले प्रश्न का जो खंड खा है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है देवनागरी लिपि के सुधार के प्रयासों में काशी नागरी प्रचारी सभा का योगदान। तो इन्होंने लिखा है 1893 में अपनी स्थापना के उपरांत से ही काशी नागरी प्रचारी सभा ने हिंदी के विकास में बहुआयामी योगदान दिया है। इसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव प्रसाद सिंह और पंडित रामचंद्र शर्मा का प्रमुख योगदान है। इसमें फिर इन्होंने हेडिंग बनाई है लिपि में प्रमुख योगदान। 1945 में सभा द्वारा नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया। इसमें निम्न निर्णय पर सुझाव दिए गए। कौन कौन से निर्णय सुझाव दिए गए? तो पहला इन्होंने का करके लिखा है श्रीनिवास व डॉक्टर गोरखनाथ के सुझावों को स्वीकार न किया जाए। श्रीनिवास ब्रैकेट में काशी जी का सुझाव सभी क्या लिखा है इन्होंने पता नहीं, समझ में पढ़ने में नहीं है, सभी महाप्राण व्यंजनों को अल्प प्राण के नीचे गुरु शब्द लगाकर व्यक्त किया जाए, ये यहां पर बताया गया है। डॉक्टर गोरखनाथ का सुझाव मात्रा व्यवस्था को व्यंजन से अलग लिखा जाए। उदाहरण जैसे रानी है तो रानी को कैसे लिखा जाए, इन्होंने ये सुझाव ये दिया। तो इन्होंने पूरा एग्जाम्पल देके अच्छे से समझाया भी है। खा में इन्होंने बताया है कि सभी व्यंजनों को खड़ी पाई मुक्त बनाने का सुझाव, जैसे उदाहरण के लिए टा ऐसे लिखना है तो इस तरह से खड़ी पाई मुक्त लिखने का सुझाव भी दिया गया। वर्ड खड़ी पाई मुक्त नहीं है। गा में बताया है इन्होंने अर्ध व्यंजन दर्शाने के लिए व्यंजनों की पाई को हटा देना चाहिए। उदाहरण के लिए इस तरह से पा जैसे है, चा जो है ये कैसे मतलब लिखना है ये उन्होंने बताया है। सभी स्वर जैसे ऊ चिन्ह से लिखे जाने चाहिए और इसी में मात्राओं का समायोजन दिया जाना चाहिए। उदाहरण भी इन्होंने दिया है। हालांकि उपयुक्त सुझाव स्वीकार नहीं हुए, किंतु प्रयासों की दृष्टि से काशी नागरी प्रचारणी सभा का योगदान अप्रतिम है। अब देखिए यहां पर आप एक चीज ध्यान दें, इन्होंने जो 150 शब्दों का उत्तर है ये उन्होंने 2 पेज में पूरा किया है। ये आपका पेज 1 है और ये आपका पेज 2 है, तो लगभग 1.25 पेज में उन्होंने 150 शब्दों को लिखा है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है कि आपको जब भी 150 शब्दों में उत्तर लेखन करना हो तो इसी तरह से आप लिखेंगे, यानी कि 2 पेजों में लिखेंगे। इससे ज़्यादा आप तीसरे पेज पर नहीं जाएंगे और दूसरा पेज भी आपका पूरा नहीं होगा, लगभग आधी से थोड़ा ज़्यादा 1.25 पेज में आप लिखेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इसमें भी इन्हें 10 में से 6 अंक प्राप्त हुए हैं। अब देखिए हम सबसे पहले इनके जो 20 नंबर वाला प्रश्न है उस पर आते हैं। अब देखिए इसके बाद इनका प्रश्न संख्या 2 आ जाती है, जो कि 20 नंबर का प्रश्न है। इसका काखंड बताया गया हिंदी साहित्य के विकास में अपभ्रंश के योगदान पर प्रकाश डालिए। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखना है ये पहला पेज है, इनके उत्तर लेखन का ये पहला पेज है। मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था के रूप में अपभ्रंश के अनेक
उपादान आधुनिक हिंदी को प्राप्त हैं। इनमें भाषा के स्तर पर व साहित्यिक स्तर पर बहुआयामी प्रस्ताव दिखाई देते हैं। इन्होंने सबसे पहले भूमिका तैयार की है और भूमिका यहाँ पर 4-5 लाइनों में भूमिका यहाँ पर बताई है। और भाषा और व्याकरणिक स्तर है, इसको इन्होंने समझाया है। विभिन्न ध्वनियाँ ऊड़ा ये ध्वनियाँ बताई हैं। कृदंत क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं हैं। परसर्गों का प्रयोग, सर्वनाम व संख्यावाचक विशेषण आदि सब बताया है इन्होंने। आगे लिखा है साहित्य के स्तर पर योगदान क्या क्या हुआ है, काव्य के स्तर पर, शिल्प के स्तर पर। तो संवेदना इन्होंने लिखी है, संवेदना यानी काव्य के स्तर पर योगदान। तो पहला इसमें सब पॉइंट उन्होंने बनाया वीर गाथा काव्यों का विकास। वीर गाथा काव्यों के विकास में क्या क्या योगदान हुआ है। यह मूलतः अपभ्रंश से ही शुरू होकर हिंदी में आया है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो का प्रभाव आगे चलकर रीतकालीन वीर काव्य पर देखा जा सकता है। तो देखिए इनका पहला जो 300 शब्दों का उत्तर है, इसका पहला पेज इन्होंने कवर कर दिया है। पहला पेज आपने यहाँ पर कवर कर लिया। अब ये सेकंड पेज स्टार्ट हो जाता है। सेकंड इन्होंने हेडिंग बनाई है चरित्रमूलक काव्यों का विकास। पृथ्वीराज रासो से चली परंपरा ही आगामी हिंदी के प्रमुख चरित्रमूलक महाकाव्यों रामचरितमानस आदि का विकसित रूप है। अगला इन्होंने तीसरा सब पॉइंट बनाया है धर्म संबंधी साहित्य। अपभ्रंश के परम चरित, महापुराण जैसे काव्यों का प्रभाव आगामी भक्तिकाल के धार्मिक साहित्य पर भी नजर आता है। अगला है लोक काव्य, इन्होंने बनाई है हेडिंग। बीसल देव रासो, संदेश रासक जैसे काव्य लोक काव्य के स्तर पर अनूठे हैं। आगे चलकर ढोला मारू रादूद पर भी इनका प्रभाव नजर आता है। नाथों की संध्या भाषा अपनी अंतर साधनात्मक अनुभूतियों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त यह भाषा कबीर पर अपना प्रभाव डालती है। नाथ जैसे इन्होंने एक यहाँ पर जो कबीर की पंक्ति है वो यूज की है, नाथ बोले अमृतवाणी बरसे कंबल भीजे पानी। तो कबीरदास के बारे में लिखा है, कबीरदास भी उल्ट बांसी बरसेगी केवली भीजेगा पानी। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है कि नाथों ने किस तरह से उस भाषा उस लाइन स्टेटमेंट को लिखा है और कबीर जी ने उस स्टेटमेंट को कैसे लिखा है वो यहाँ पर उन्होंने कंपेयर करने के लिए बताया है। नहीं, नाथों ने वही बात कैसे की है उस स्टेटमेंट में और कबीर जी ने वही बात उस स्टेटमेंट में कैसे की है। तो ये उन्होंने भाषाई अंतर यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। तो यहाँ तक आपने जो इनका 300 अंकों का यानी 20 नंबर का जो प्रश्न है उसके 2 पेज आपने यहाँ पर देख लिए हैं। अब आपका तीसरा पेज आ जाएगा। यहाँ पर तीसरे पेज में यहाँ पर इन्होंने सेकंड जो हेडिंग बनाई है शिल्प के स्तर पर, इसका पहला सब पॉइंट है मात्रिक छंदों का प्रयोग। गाहा, दूहा, छप्पय आदि छंद अपभ्रंश की ही हिंदी को देन है। काव्य रूप क्या है इसका, रास, फाग, चौचरी, कुलक, पद आदि काव्य रूप का बाद के कवियों पर प्रभाव पड़ा है। जैसे तुलसीदास रास, रामलला नछू, कबीरदास फागवा चांचरी, मीराबा सूरदास पदों का प्रयोग। तीसरा दोहा चौपाई की कड़कबद्ध शैली, ये भी अपभ्रंश द्वारा हिंदी के सूफी व रामभक्त कवियों में दिखाई पड़ती है। आगे इन्होंने लिखा है काव्य रूढ़ियाँ, पृथ्वीराज रासो का 12 मास वर्णन हो, आकाशवाणी हो या अन्य काव्यों में सुख सुखी संवाद सभी अपभ्रंश से हिंदी को देन है। तो इनका ऐसे करके ये वाला उत्तर पूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो है 300 शब्दों का जो उत्तर है, 300 शब्दों का जो उत्तर है ये कितने पेज में लिखा है। ये आपका पहला पेज हो गया इनका, ये दूसरा पेज हो गया और ये तीसरा पेज हो गया। यानी इन्होंने जो है उत्तर लेखन में भी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा था कि लगभग 1.5 पेज में 150 शब्द हो जाते हैं। 1.5 पेज में 150 शब्द हो जाते हैं। तो इन्होंने 3 पेज में इन्होंने अपने पूरे 300 शब्द कर दिए हैं। यानी अगर आपको 300 शब्दों का उत्तर लिखना हो तो 3 पेज आपके लिए पर्याप्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 3 पेज आपके लिए पर्याप्त हैं। आप चौथे पेज पर भी जा सकते हैं, लेकिन चौथा पेज ऐसा नहीं है कि आपको भरना ही भरना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने शब्दों को कवर कर रहे हैं ये आपको ध्यान रखना, और ये ध्यान तभी होगा जब आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। तो आपने यहाँ पर 300 शब्दों का जो 20 अंक का जो प्रश्न है वो इनका देख लिया है। अब इनका जो 15 अंक वाला जो प्रश्न है, यानी 250 शब्दों वाला जो प्रश्न है, ये 250 शब्दों में इन्होंने लिखना होता है, ये भी हम देखेंगे। अब देखिए इनका जो 15 नंबर वाला प्रश्न है, खा वाला, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में सेठ गोविंद दास के योगदान पर प्रकाश डालिए। 15 नंबर वाले प्रश्न में आपको 15 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनमें आपको 250 शब्दों में उत्तर लेखन करना होता है। देखिए आपको पता होना चाहिए 10 नंबर वाला जो है उसमें आपको 150 शब्दों में, 15 नंबर वाले में 250 शब्दों में और 20 नंबर वाले में आपको 300 शब्दों में उत्तर लेखन करना है।
यानी 250 शब्दों का मतलब हो गया 2.5 पेज में आपको अपना उत्तर पूरा करना है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है हिंदी भाषा में योगदान की दृष्टि से सेठ गोविंददास का योगदान अनन्य है। अब देखिए यहाँ पर एक स्मार्ट स्टूडेंट को लिखने की जो कला होती है वो यही होती है, वो अपनी हेडिंग को पहले ही हाईलाइट कर देता है कि हम कौन कौन से पॉइंट पर प्रकाश डालेंगे, जिससे कि एग्जामिनर को स्टार्टिंग में ही दिख जाए कि आप किन किन बिंदुओं पर प्रकाश डालने वाले हैं। तो प्रमुख योगदान इन्होंने बता दिए हैं प्रचार के स्तर पर, पक्ष समर्थन, समाचार पत्र, राष्ट्रभाषा बनाने में, इन्होंने पहले ही बता दिया है। यानी एग्जामिनर को इनका आंसर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, स्टार्टिंग में पता चल गया कि भाई कौन कौन से योगदान दिए थे और उन योगदानों पर ही बात करने वाले हैं। तो प्रचार के स्तर पर बताया है कि मात्र 16 साल की उम्र में जबलपुर में शारदा सदन नामक पुस्तकालय की स्थापना हिंदी प्रचार हेतु इन्होंने की है। इसके अलावा विभिन्न संगठनों से जुड़कर हिंदी प्रचार किया है। पक्ष समर्थन में इन्होंने बताया है 1927 में काउंसिल ऑफ स्टेट में पहली बार हिंदी भाषा का सवाल उठाया और उसे राज्य स्तर पर दर्जा देने की बात की। इससे पहले यह प्रश्न विधानमंडलों में उठा ही नहीं था, ये बात भी इन्होंने लिखी है। इसका तीसरा वाला समाचार पत्रों के स्तर पर इनका योगदान, जबलपुर से निम्न पत्रों का संपादन किया, जलसा, लोकमत, जय हिंद, तो हिंदी भाषा के ये प्रचार हेतु इन्होंने प्रसारित किए हैं। राष्ट्रभाषा बनाने में क्या योगदान दिया है, संविधान सभा में कांग्रेस के व्हिप का उल्लंघन कर इन्होंने हिंदी के पक्ष में मतदान किया है। हिंदी व हिंदुस्तानी के विवाद को शांत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे बताया 1963 से शुरू हुए हिंदी विरोधी आंदोलनों में संपूर्ण देश में घूम घूमकर हिंदी के पक्ष में आवाज उठाई है। इस प्रकार सेठ गोविंददास का योगदान बहुआयामी है और इनका हिंदी प्रेम अद्वितीय है। इनका इन्होंने कथन भी कोट कर दिया है, जब हम अपना जीवन जननी हिंदी मातृभाषा या हिंदी के प्रति समर्पित कर दें, तब हम हिंदी के सच्चे प्रेमी कहे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस का मतलब ये होता है कि जो पूरा पैराग्राफ था उसमें से कुछ लाइनें इन्होंने हटा दी हैं, और ये लिखने की कला होती है। हिंदी साहित्य में लिखने की कला ये होती है, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, लंबा सा पैराग्राफ है, तो उसमें अगर आपको उसकी शुरुआत की कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट लग रही हैं और बाकी कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट लग रही हैं, तो आप क्या करेंगे, जो लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है उनके आगे ऐसे करके आप लगा देंगे, 4 क्रॉस लगा देंगे। इससे एग्जामिनर समझ जाता है कि ये पोर्शन आपने छोड़ दिया है और इस पैराग्राफ का आपने ऊपरी पोर्शन और नीचे का पोर्शन आपने उठा लिया है। ये लिखने का तरीका होता है। तो ये लिखने का तरीका यहाँ पर वही है। तो इन्होंने बीच वाला जो पोर्शन है पैराग्राफ का वो छोड़ दिया है और आगे का यानी ऊपर का और नीचे वाला जो पोर्शन इंपॉर्टेंट था वो उठा लिया है। हमारी देवनागरी भारत ही नहीं विश्व की सभी लिपियों में सबसे अधिक वैज्ञानिक है, तो इसमें इन्हें 15 में से 9.5 नंबर मिले हुए हैं। तो देख रहे हैं आप, यानी सबसे पहली बात यहाँ पर आपके सामने निकल कर आई, अगर 150 शब्दों का प्रश्न है उसके लिए आपको कितने पेज में, 1.5 पेज में लिखना है, 1.5 पेज में आपको लिखना है। 250 शब्दों का प्रश्न है उसके लिए आपको 2.5 से लेकर 3 पेज में आपको अपना आंसर लिखना है। और आपका जो 300 शब्द का जो प्रश्न है, 20 नंबर वाला प्रश्न है, उसके लिए आपको 3 से लेकर 3.5 पेज में ही आपको आंसर राइटिंग करनी है। इससे ज़्यादा में आप नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा में जाने पर आपका ही घाटा होगा। आपका घाटा ये होगा कि आपका अगले प्रश्न के लिए टाइम नहीं बचेगा। तो ये बात आपको अपने माइंड में बिठा लेनी है। अब देखिए खंड खा पर आते हैं। ये तो खंड खा के आपने 3 प्रश्न देख लिए। अब हम लोग खंड खा के 5वें नंबर वाले प्रश्न पर आ गए हैं, जो कि अनिवार्य प्रश्न है। इसमें 5 खंड हैं, इसमें से हम लोग एक खंड इसका देखेंगे। श्रृंगारिकता के धरातल पर रीतिबद्ध व रीतिमुक्त कविता का अंतर बताना है। तो इन्होंने आंसर लिखा है, रीतिकाल की कविता मुख्यतः श्रृंगार की कविता है और कवियों द्वारा श्रृंगार के महत्व व रस राजत्व पर बल दिया गया है। इसी कारण विश्वनाथ प्रसाद सिंह द्वारा रीतिकाल का नामकरण श्रृंगार काल भी किया गया था। अब इन्होंने प्रमुख अंतर बताया, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में अंतर क्या है वो बताया है इन्होंने। पहला अंतर बताया, रीतिबद्ध कवियों में श्रृंगार साध्य है, जबकि रीतिमुक्त कवियों में श्रृंगार के बजाय आंतरिक भावनाओं की व्यंजना अधिक है। इन्होंने रीतिबद्ध और रीतिमुक्त के एग्जाम्पल भी दिए हैं। रीतिबद्ध का एग्जाम्पल दिया है, अंग अंग नग जगमगती दीप सिखासी दे, ये रीतिबद्ध का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। और रीतिमुक्त कविता का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, अति सूधो सनेट सो मार्ग है जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। ये इन्होंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए हैं ताकि कंपेयर हो जाए। अब देखिए सेकंड इन्होंने कंपेरिजन में बताया है कि रीतिबद्ध में संयोग श्रृंगार का वर्णन अधिक है और वह भी स्थूल व भोगमूलक है और आंगिक चेष्टाओं तक अधिक सीमित है। जैसे इन्होंने लिखा है, गुलगुली गिल में गलीचा है, ये परमाकर की लाइनें हैं। सेज है, सुराही है, सुरा है और प्याला है।
तो ये पद्माकर की जो लाइनें हैं ये लिखी हैं इन्होंने। जबकि रीतिमुक्त काव्य में संयोग श्रृंगार है और है भी तो स्वाभाविक है, और इनका प्रमुख विवेचन वियोग पर ही है। जैसे बताया है रीतिमुक्त में वियोग पर कैसे विवेचन है बताया इन्होंने। देखी जियो न छियो धन आनंद, कोबरे अंग सुजान बदुके। तो ये स्वाभाविक संयोग यहाँ पे बताया है इन्होंने। यह कैसो प्रेम न सूझी पर है, जो संयोग न क्यों हूँ विहोतु हूँ। तो ये विरोग ग्रह उन्होंने यहाँ पर ये भी दिखाया है। तो यहाँ पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया है कि रीतिबद्ध में भी वियोग का वर्णन है, किंतु वह भावनामूलक नहीं बल्कि शिल्पगत सामर्थ्य का परिणाम प्रतीत होता है। और यहाँ पर भी इन्होंने एक वाक्य जो है क्योट किया है, इत आवत चली जात उत चली सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासनी साथ। तो इस प्रकार रीतमुक्त कवियों का श्रृंगार वर्णन स्थूल सामंती भोगमूलक है, और वो रीतमुक्त कवियों का सूक्ष्म भावनामयी वियोगमूलक है। तो यहां पर ये देखिए वो नहीं है तो है, पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो रही तो है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कुछ चीजें आप समझ पा रहे हैं कि इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। जो भी आंसर राइटिंग की है तो उत्तर यहां पर मिला हुआ है, उत्तम लिखा हुआ है, 6.5 अंक मिले हुए हैं 10 में से, उत्तम है आंसर। सबसे मेन बात इन्होंने ये है कंपेयर किया, कंपेयर में हर भाग के एग्जाम्पल दिए हैं, यानी रीतिबद्ध के एग्जाम्पल भी दिए हैं और रीतिमुक्त के भी एग्जाम्पल दिए हैं, और हर चीज को एग्जाम्पल से क्लियर किया है, तभी इन्हें इतने अच्छे अंक इसमें मिल पाए हैं। अब इसके बाद हम लोग 20 नंबर वाला जो प्रश्न है इनका खंड खा का, वो हम पहले देखेंगे। तो आपने ये तो देख लिया है, ठीक है। 20 नंबर का प्रश्न है ये, प्रेमचंद की कहानियों के रचना शिल्प पर प्रकाश डालिए। 300 अंकों में इन्हें लिखना है। तो इन्होंने लिखा है, प्रेमचंद का आगमन हिंदी कहानी कला में एक क्रांति है, और प्रेमचंद ने संवेदना व शिल्प के स्तर पर कहानियों की विषय वस्तु ही नहीं बदली बल्कि उनका कायाकल्प भी कर दिया। प्रेमचंद की कहानियों का शिल्प, तो कहानी के शिल्प के जो तत्व होते हैं वो इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से तत्व हैं? कथानक योजना, सामान्यतः सरल कथानक है जो कि आदि मध्य अंत में बटा हुआ है। उदाहरण के लिए बूढ़ी काकी की कहानी, बड़े घर की बेटी। कई कहानियों में कथानक टूट गया है, मुख्य रूप से अंतिम समय की कहानियां, जैसे कफन की जो कहानी है, घीसू और माधव की जो कहानी है, उसमें कथानक एंड में टूट गया है। कई कहानियों में एक कथानक में कई कहानियां चल रही हैं, जैसे अलग्योजा। तो अलग्योजा कहानी जो है थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें कई कहानी एक कहानी में ही, एक कथानक के भीतर ही कई सारी कहानियां यहां पर आपको चलती दिखाई पड़ेंगी। भाषा शैली कैसी है, यानी इन्होंने अगला तत्व बताया है शिल्प का, भाषा शैली कैसी है। प्रेमचंद की भाषा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की परंपरा की हिंदुस्तानी भाषा है जो तद्भव व सहज है। देखिए तत्सम तो कौन सी होती है? तत्सम भाषा का मतलब होता है संस्कृतनिष्ठ, जो कि संस्कृत के समान है। तद्भव का मतलब क्या है? जिसमें अपना देसीपन आ गया, वो तद्भव भाषा है। अब बताया कि मुहावरे कहावतों का प्रयोग किया है। जैसे इन्होंने जो अपनी कहानी में मुहावरे या कहावत यूज की है वो लिखा है यहाँ पे, पांव सीधे ना होते थे गर्दन कटने लगी। रानी सारंदा आन शान देने वालों में से न थी। अब देखिए यहाँ पे उपमा शैली का प्रयोग, प्रेमचंद की कहानी में उपमा शैली का प्रयोग हुआ है। हुक्का तो किसी प्रेमी के द्रव्य की भांति निरंतर जलता ही रहता है। सूत्र वाक्यों का प्रयोग किया है। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त कोई वस्तु नहीं है। शैली के स्तर पर प्रयोग, आत्मकथात्मक शैली जैसे गिला। मैं शैली, मुफ्त का यश। मैं का मतलब होता है मैं उत्तम पुरुष शैली, मैं शैली को उत्तम पुरुष शैली बोलते हैं, तो मुफ्त का यश में उत्तम पुरुष शैली आपको देखने को मिलेगी। अगला है चरित्र योजना कैसी है। सामान्यतः वर्गगत चरित्र हैं, जैसे बूढ़ी काकी वृद्धों का प्रतिनिधित्व करती है, तो पूस की रात का हल्कू सामान्य किसान का। कई कहानियों में पात्रों की वैयक्तिक विशेषताएं भी आई हैं, जैसे ईदगाह का हामिद, गिला का नायिका लिखी है शायद ये। मनोविज्ञान का प्रयोग प्रेमचंद ने स्वाभाविक किया है। ये प्रेमचंद ने जो मनोवैज्ञानिक लिया है बनावटी नहीं है बल्कि स्वाभाविक है। उदाहरण भी दिया है इन्होंने, आनंदी स्त्रियों के स्वभावानुसार रोने लगी क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं, तो ये नारी मनोविज्ञान है। नया विवाह में भी नारी मनोविज्ञान इन्होंने दिखाया है। अब देखिए लेखक का दृष्टिकोण क्या है, तो लेखक का दृष्टिकोण भी इन्होंने बताया है। प्रेमचंद किस्सा गोई शैली के रचनाकार हैं, यानी किस्सा गोई शैली जो बोलते हैं उसके रचनाकार हैं, और सामान्यतः परिदृश्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, किंतु जहां घटनाएं प्रमुख हों वहां दृश्यात्मक शैली दिखाई देती है। यहाँ पर घटनाएं कम हो, वहां पर दृश्यात्मक शैली दिखाई देती है। इस प्रकार प्रेमचंद की कहानियां
शिल्प के स्तर पर अद्वितीय हैं और आगामी कहानियों के लिए शैल्पिक आधार बनाती हैं। ये इनका निष्कर्ष हो गया। देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आप आंसर लिखेंगे, 300 शब्दों का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको भूमिका और निष्कर्ष लिखना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कुछ प्रश्नों में आपको निष्कर्ष ना लिखना पड़े, लेकिन अगर आप निष्कर्ष लिख देंगे तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। एग्जामिनर ये समझ जाएगा कि हाँ, आप पढ़ाई कर कर आए हैं और आपने ऊपर स्टार्टिंग में एक सार बता दिया कि बीच में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और अंत में जो समापन किया, समापन में भी जो बीच बीच में आपने तथ्य रखे हैं उनका निचोड़ क्या निकल कर आ रहा है वो आपने निष्कर्ष में समझा दिया है। तो ये चीज़ें आपके अंक बढ़ा देती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 20 में से 12.5 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। तो इनका ये 20 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 15 अंक वाला जो प्रश्न है 250 शब्दों वाला, वो भी देखेंगे। अज्ञे के यात्रा साहित्य का परिचय देते हुए उसके वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। हिंदी साहित्य में सत्यदेव, पारिव्रजक, राहुल सांस्कृत्यायन जैसे यात्री साहित्यकारों की पंक्ति में अज्ञे का नाम भी शामिल है। अज्ञे का यात्रा साहित्य मूलतः 2 संकलनों में रचा गया है। कौन कौन संकलन इनके हैं वो भी बताए गए हैं। एक बूंद सहसा उछली, अरे याजा पर रहेगा याद। एक बूंद सहसा उछली को इन्होंने लिखा है इसमें। ये एक यात्रा वृत्तांत मूलतः अज्ञे के विदेश में भ्रमणों का संकलन है। अज्ञे ने यूरोप के विभिन्न देशों शहरों का वर्णन इस संकलन में किया है। और अगला वाला जो इनका यात्रा वृत्तांत है, अरे याजा पर रहेगा याद, तो अपने उन्मुक्त मन व भ्रमणशील प्रवृत्ति के अनुरूप देश में भ्रमण के विभिन्न वृत्तांत इस संकलन में समाहित हैं। वैशिष्ट्य में क्या क्या है, कथ्य क्या है। अज्ञे का वृत्तांत केवल यात्रा का वर्णन न होकर संपूर्ण जीवन गाथा की भांति सभी पक्षों को समेटता है। अज्ञे ने, लेकिन मैं पॉइंट बना के लिखे हैं, अज्ञे ने एक बूंद सहसा उछली में पेरिस, बर्लिन, मॉस्को आदि की संस्कृति, भाषा, त्योहार, पर्व आदि का अत्यंत रोचक चित्र प्रस्तुत किया है। उनकी यात्रा के पन्ने केवल साहित्य तक नहीं बल्कि दर्शन को भी समेटते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जैन बौद्ध मत पर वर्णन है। भाषा कैसी है, अज्ञे की भाषा शब्दों की मित व्यवता की भाषा है, शब्द इन्होंने कम इस्तेमाल किए हैं। अपने गद्य में चिंतन परक भाषा के अनुरूप जहां तत्सम शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, किंतु यहाँ उनके यात्रा साहित्य की जो भाषा है तो भाषा सरल व सहज है। भाषा में यूरोपीय या स्थानीय भाषा यात्राकालीन स्थल के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है, ये दिखाई देता है, ये बताया है इन्होंने। आगे लिखा है, इन सभी के अलावा अपने गैर रोमांटिक बोध के अनुरूप अज्ञे के यात्रा साहित्य में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए सौंदर्य का यथातथ्य चित्रण मिलता है, जैसा कि उन्होंने वेल्स के गान आदि का किया। और आगे इन्होंने निष्कर्ष में लिखा है 2 लाइनों में, इस प्रकार अपनी कविता की तरह अज्ञे की यात्रा साहित्य भी अनूठी व विशिष्ट है। देखिए, यहाँ पर लिखने की जो शैली है वो उसको पकड़ने का प्रयास कीजिए। लिखने की शैली में इन्होंने, देखिए फिर से सबसे मेन बात ये है, ये कंपेयर करते हैं, हर चीज़ को कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल रखते हैं, तर्क रखते हैं, तभी इनको अच्छे खासे नंबर मिलते हैं। जैसे 15 में से 9 नंबर यहाँ पे प्राप्त हुए हैं और गुड दिया गया है, वेरी गुड ये लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनके बीच बीच में उन्होंने पॉइंट भी बनाए हैं और हर चीज़ को उन्होंने संकलित किया है प्रॉपर तरीके से। सबसे मेन बात यह है कि आंसर में आपको बिखराव नहीं लगेगा। अगर आप इनका आंसर पढ़ेंगे तो आंसर जैसा कि आप घर पे लिखते होंगे बिखराव हो जाता है, आप लिखते जाते हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता है, आपका अपना लिखा हुआ आंसर आप खुद नहीं पढ़ पाते हैं। जबकि इनका लिखा हुआ आंसर इस तरह से आप पढ़ रहे हैं कि आप पूरा का पूरा आंसर पढ़ गए और आपको बोरियत भी नहीं हासिल हुई। तो यही एग्जामिनर चाहता है कि जो भी उसके सामने उत्तर पुस्तिका है उसमें आंसर इस तरह का हो, वो दूर से समझ में आ जाए उसे कि इसमें ये भाषा लिखी हुई है। तो इन्होंने भूमिका में ये चीज़ें स्पष्ट कर दी। इसके अलावा फिर निष्कर्ष में भी कुछ चीज़ें रख दी और बीच में जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको क्योट कर दिए हैं। जगह जगह पर कौन कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, कौन कौन सी इन्होंने तथ्य रखे, वो भी उन्होंने पॉइंट के रूप में बता दिए हैं, जिससे कि एग्जामिनर की इस पर पहले से नज़र पड़ जाए। तो ऐसे करके हमने इसका जो पेपर 1 है वो कवर कर लिया है। अब हम लोग पेपर 2 पर आते हैं। देखिए अब आपका पेपर 2 स्टार्ट हो जाता है, द्वितीय प्रश्न पत्र। तो ये भी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका है। तो सबसे पहले हम इसका खंड 1 का पहले प्रश्न को देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न आ जाता है, खंड का पहला प्रश्न है, 10 नंबर का है ये। निम्नलिखित काव्यांशों की 150 शब्दों में ससंदर्भ व्याख्या करते हुए उनके काव्य सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। का में लिखा हुआ है, नी की दई अनाकनी फी की परी गुहारी तज्जो मनो तारन बिरदु बारक बारून तारी।
सबसे पहले हमें देखिए बिल्कुल वही पैटर्न है जो आप 9 से लेकर 12 तक हिंदी, अगर आपने यूपी बोर्ड से हैं या स्टेट बोर्ड से हैं तो आपने किया है, हिंदी में आपने इस तरह से लिखा होगा, तो वही पैटर्न यहाँ पर भी है। संदर्भ में आपको बताना है कि इसके जो रचयिता है वो कौन है, तो बताया गया प्रस्तुत दोहा रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सस्सई से लिया गया है। इसमें बात क्या बोली गई है, प्रसंग, वो भी आप समझा दीजिए। प्रसंग में प्रस्तुत दोहे में बिहारी अपनी स्वाभाविक श्रृंगार रचना की बजाय भक्ति भाव से भगवान को पुकार रहे हैं और वे अपने उद्धार की कामना कर रहे हैं। आगे व्याख्या में इन्होंने बताया है, बिहारी भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, लगता है आपने हाथी के उद्धार के उपरांत अन्य किसी भक्त का उद्धार करना छोड़ दिया है। इसी कारण से आपने मेरी पुकार सुनना बंद कर दिया है और मुझे त्याग दिया है। लगता है कि मेरी सभी गुहार और कामनाएं अब फीकी हैं क्योंकि आप मेरे प्रति उदासीन हो गए हैं। अब इसका इन्होंने भाव पक्ष भी समझा दिया है। भाव पक्ष में क्या क्या इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो बताया भाव पक्ष, प्रस्तुत दोहा पारंपरिक श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध से प्रेरित है। अगला है, भगवान को उल्हाना देने का भाव प्रबल हुआ है। कबीरदास ने भी इसी प्रकार ईश्वर को उल्हाना प्रेषित किया है, तो उन्होंने कबीर को भी यहाँ पे समेट लिया है। जैसे मुंह व पीछे देहगे सो दर्शन की कामा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समझने वाली बात यहाँ पर आप समझिए, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर को पता है कि व्याख्या आपको सबको आती है, क्योंकि व्याख्या की जो चीज़ें हैं वो आप क्लास में पढ़ते हैं या फिर एक बार भी नोट्स पढ़ लेते तो व्याख्या समझ में आ जाती है। एग्जामिनर का फोकस कहाँ पर रहेगा, एग्जामिनर का फोकस रहेगा भाव पक्ष पर, और आपने संदर्भ में जिस राइटर का नाम यहाँ पर लिखा है, रचयिता का जो नाम लिखा है, उस पर फोकस रहेगा। यानी कि एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ेगा, एग्जामिनर केवल संदर्भ देख लेगा, हल्का सा प्रसंग पर दौड़ा लेगा, व्याख्या से उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि पता है व्याख्या सबको आती है लगभग। वो मेन चीज़ देखेगा कि आपने व्याख्या में से कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर निकाले हैं। तो व्याख्या में से जो आपने भाव पक्ष निकाला है, तो भाव पक्ष में आपने देखा है कि श्रृंगार बोध के बजाय भक्ति बोध पर ज़्यादा बल दिया है, भगवान को उल्हाना देने का भाव प्रबल हुआ है यहाँ पर, और कबीरदास ने भी इस तरह से लिखा है। तो आपने ये 3 पॉइंट दे दिए, यही आपके लिए अच्छे खासे नंबर आपको दिलाएंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कितने नंबर इन्हें मिले हैं। लेकिन इन्हें वेरी गुड दिया गया है और 6.5 नंबर 10 में से दिए गए। इसमें उन्होंने शिल्प पक्ष भी समझाया। शिल्प पक्ष क्या है, भाषा कैसी है, भाषा ब्रज भाषा है, कौन सा छंद है, दोहा है, अलंकार, अनुप्रास अलंकार, विरोधु बारक बारुण, ये इसमें अनुप्रास अलंकार है, यानी उन्होंने भाषा, छंद, अलंकार कौन सा ये भी बता दिया है। तो ऐसे में नंबर तो मिलना लाजमी है, नंबर तो बेटर आएंगे ही आएंगे, यानी कि प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं। और मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और विकास सर भी कई बार ये कहते हैं, एग्जामिनर पूरा आंसर नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर चाहता है कि आपका आंसर पढ़ा ही नहीं जाए, आपको ऐसा आंसर लिखना है कि एग्जामिनर पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। जैसा कि हम लोग रवि सियाकी को भी पढ़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, यानी हम लोगों के अंदर ये नहीं आ रहा है कि भाई बोर हो गए, पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, नहीं, हम हर चीज़ को, हर लाइन को, हर पॉइंट को बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से लिखा है, क्योंकि इस तरह से लिखा ही इतना अच्छा है कि पढ़ने में भी आनंद आ रहा है। तो एग्जामिनर शुरुआत के कुछ पॉइंट्स और लास्ट के जो पॉइंट्स होते हैं उनको मेनली देखता है, और उस आधार पर आपका पूरा मूल्यांकन कर देता है कि आपने समूचे उत्तर में किस तरह से अपना कौशल दिखाया है, किस तरह से अपने राइटिंग की है, वो पूरा जज कर लेता है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे 20 नंबर के प्रश्न पर। तो यहाँ पर आपका खंड का 20 नंबर वाला प्रश्न आ गया है। 300 शब्दों में व्याख्या करनी है इसकी। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। इस मत के परिप्रेक्ष्य में कबीर के काव्य का अनुशीलन कीजिए। तो इन्होंने सबसे पहले भूमिका लिखी है। कबीर की भक्ति भावना पर अत्यंत विवाद है। इनकी भक्ति को स्वदेशी या विदेशी मानना उनके रहस्यवाद का प्रकार जैसे विवाद तो है। योग व भक्ति के संश्लेषण से निर्मित उनकी कविता भी अनूठी है। ये इनकी भूमिका हो गई। अब देखिए इन्होंने जो पैराग्राफ चेंज किया है, तो आपको भी पैराग्राफ चेंज करते हुए टाइम ध्यान रखना है कि आपको स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करनी है, थोड़ा गैप देके करनी है, जिससे कि समझ में आए एग्जामिनर को कि आपने पैराग्राफ चेंज किया है। तो कबीर का समय योग व भक्ति के मध्य संघर्ष का समय था। जहाँ योग मार्ग कठिन व नीरस था, वहीं भक्ति सहज व सरस। योगियों में अखड़ता लिखी है इन्होंने। योगियों में अखड़ता व अमायिकता। अमायिकता का मतलब है कि माया के प्रति आसक्त नहीं है, ये अमायिकता है। तो अमायिकता थी तो भक्तों में सहृदयता व भावुकता थी। कबीर भी नाथ परंपरा में दीक्षित होने के कारण हठ योग में पारंगत थे। योग मार्ग ईश्वर के अस्तित्व को भीतर स्वीकारता है। इन्होंने कबीर की एक लाइन है वो भी यहाँ पर शामिल की है। और देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे, कबीर की जो लाइन उन्होंने शामिल की है ये काली पेन से शामिल की है।
हालांकि आपको यहाँ पर PDF में कम कम दिखाई देगा, ये काली लाइन से है ताकि हाईलाइट हो जाए। जोई जोई पिंड है, सोई सोई ब्रह्मांड है। इसके अलावा योग मार्ग कठिन साधना पर आधारित है। कबीर अनुभूतिशील व्यक्ति थे और साथ ही उनकी सामाजिक चेतना उन्हें प्रेरित करती थी कि वे संसार से मुंह न मोड़ें। इसके अलावा योगियों ने समयांतराल अपने आडंबर विकसित कर लिए थे जो कबीर को स्वीकार्य नहीं थे। आगे लिखा गया है, अंततः कबीर के हठयोग में कुंडली महाकुंडली मिलाप के बाद भी उनके विच्छेद हो जाना वह प्रमुख कारण था। जैसे इन्होंने कबीर की फिर से लाइन एक यहाँ पे ऐड की है, गगना पवना दोनों बिन से कहें गया जोग तुम्हारा। इसी कारण कबीर ने योग मार्ग छोड़ भक्ति का राह पकड़ा, किंतु योग की अनेक विशेषताएं उनके अंदर आ गई हैं। इन्होंने फिर से कबीर की लाइन जो पंक्ति है वो ऐड किया, पकड़ी टेक कबीर भगत की काजी रहें झग मारी। संयोग का प्रथम स्तर वहां दिखता है जहां वे ईश्वर को योग की तरह अंदर भी स्वीकार करते हैं तो भक्ति की तरह और बाहर भी। भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो सूठा लो, बाहर भीतर सकल निरंतर गुरु प्रताप है दीठा लो। ये कबीर की पंक्तियां हैं। दूसरा स्तर वहां है जहां वे अद्वैत व नाथों के प्रभाव में ईश्वर को निर्गुण व अद्वैत मानते हैं, किंतु भक्ति के प्रभाव में उनका सगुणीकरण कर देते हैं। यहां पे फिर से दिया, दशरथ सुत निहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये निर्गुण राम इन्होंने दिखाए हैं। और अगली पंक्ति में सगुण भी हो गए, हरि मोरा प्यू में हरि की बहुरिया, ये सगुणीकरण कर दिया। यानी एक तरफ तो इन्होंने राम को निर्गुण दिखाया है और दूसरी तरफ इन्होंने हरि को यानी ईश्वर को सगुण में दिखाया है। आगे बताया है कि अन्य स्तर वहां दिखता है जहां वे भक्ति में योग मार्ग की अखंडता प्रतिबद्धता का समावेश कर देते हैं। कबीर की भक्ति अजामिल की कथा की तरह सहज नहीं है, बल्कि ईश्वर प्राप्ति हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता की मांग करती है। फिर से इन्होंने कबीर की जो लाइन है, कबीर का दोहा है, वो ऐड कर दिया है, कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, शीश उतारे हाथी करे सो घर पैसे माही। अंतिम स्तर वह है जहां कबीर भक्ति के अनेक रूपों का वर्णन अपने काव्य में करते हैं और उनमें सख्य दास्य भक्ति प्रमुख है। कबीर कूता राम का मूतिया मेरा नाऊ, पार ब्रह्म सो खेलता जो सर जाओ तो जाओ। तो ये दस्य है और ये सख्य है, इन्होंने समझाया है। यानी इस लाइन में दस्य आ रहा है और इसमें सख्य आ रहा है, तो दस्य नहीं दास्य है। इस प्रकार कबीर का व्यक्तित्व विशिष्ट है जो किसी भी धारा को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, बल्कि उस पर अपनी अनुभूति की छाप लगाकर ही अपनाता है। योग व भक्ति का संयोग भी ऐसा ही उल्लेख है। तो आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि यहां पर भी इन्हें 20 में से 12.5 नंबर मिले हैं और उत्तम मिला है। सबसे मेन रीजन आप समझ रहे हैं, सबसे मेन रीजन क्या है कि इन्होंने हर 2 लाइन के बाद जो कबीर की पंक्तियां लगाई हैं उनका एक विशेष प्रभाव पड़ा है। यानी कि जो इन्होंने जो अपना उत्तर लिखना चाह रहे हैं, उत्तर में ही कबीर की भाषा भी ऐड कर दी है, जिससे एग्जामिनर जो चेक करने वाला है उस पर कबीर का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। यानी वो समझ रहे हैं कि भाई कबीर पर भी इन्होंने अच्छे से पढ़ा है। कबीर ऐसा नहीं है इन्होंने काम चलाऊ पढ़ा है, कबीर को इन्होंने अच्छे से पढ़ा है। कबीर की जितनी रचनाएं उन्होंने अच्छे से तैयार की हुई हैं और यही इस उत्तर लेखन में काफ़ी है। तो इस वजह से इन्हें अच्छे खासे यहाँ पर नंबर भी मिल रहे हैं। तो हमने यहाँ पर एक 20 नंबर का क्वेश्चन देख लिया है। अब 15 नंबर वाले पे आते हैं। असाध्य वीणा के आधार पर अज्ञेय की काव्य भाषा पर प्रकाश डालिए। असाध्य वीणा की संवेदना के रूप में अज्ञेय ने अपना मौलिक काव्य शास्त्र तो रचा ही है, इसकी भाषा भी अज्ञेय के भाषाई प्रयोगों की सिद्धावस्था है। अज्ञेय का कथन इन्होंने ऐड किया है। अब देखिए फिर से ध्यान दीजिए, जो इन्होंने कथन ऐड किया है ये ब्लैक पेन से लिखा है ताकि चीजें हाईलाइट हो जाएं। अज्ञेय का कथन है, मैं उन लोगों में हूं और ऐसे लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है जो भाषा का सम्मान करते हैं और अच्छी भाषा को अपने आप में एक सिद्धि मानते हैं। अब देखिए कथन बंद कर दिया और पेन चेंज कर लिया। इसी के अनुरूप असाध्य वीणा में भाषा का उच्च स्तर दिखता है। आगे बताया है कुशल शब्द प्रयोग। अज्ञेय शब्द शिल्पी हैं और शब्दों की मित व्ययता और तरास उनकी निम्न पंक्तियों में दिखाई देती है। फिर से उन्होंने अज्ञेय की कुछ पंक्तियां वो ऐड की हैं। आ गए प्रियबंध केस कंबली गुफा गेह रत्कृत्य हुआ मैं तात पधारे आप, राजा ने दिया आसन कहा। फिर उन्होंने क्रॉस वही यानी बीच की जो पंक्तियां हैं वो हटा दी हैं और स्टार्टिंग की और एंड की ऐड कर दी हैं। साध मेरे मन की आज पूरी होगी।
तो देखिए ये भी आप लिखने का तरीका है, यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्लैक से लिखा है ताकि हाईलाइट हो जाए। आगे तद्भव शब्दावली है। अज्ञेय का गद्य संसार चिंतन प्रधान होने के कारण तत्समता को धारण करता है, जबकि असाध्य वीणा में भावनाओं व अनुभूतियों का आधिक्य भाषा को तद्भव बना देता है। फिर से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। आगे बताया है, किंतु कथ्य के अनुरूप तत्सम शब्दावली में भी भाषाई प्रयोग दिखाई देता है। अपने छायातप वृष्टि पवन पल्लव कुसुमों की लय पर अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त। तो देखिए यहां पर फिर से एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बनाया है, देशज व ध्वन्यात्मक गुण। अज्ञेय की भाषा में प्रसंगानुसार इन तत्वों का प्रयोग भी दिखता है। महुए की आवाजें, वर्षा बूंदों का टपकना हो, अन्न की सौंधी खुदबुद हो, आदि प्रसंगों में ध्वन्यात्मकता का गुण दिखाई पड़ता है। फिर से उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, बंधे समय वन बंधुओं की नाना विधि आतुर तृप्त पुकारें, गर्जन धुरधुर, चीक मूक, हुक्का, चिचिहाट, ये ध्वन्यात्मकता है दिखाई है यहाँ पर। किसी को नई वधु की सहमी सी पालन ध्वनि, किसी दूसरों को शिशु की किलकारी, ये देश शब्द भी इस्तेमाल किए हैं अज्ञेय ने। तो इस प्रकार अद्भुत भाषा, कुशल शब्द प्रयोग जैसे कारणों से अज्ञेय की गिनती कालिदास जैसे रचनाकारों में की जाती है, और इसमें भी इन्हें अच्छे खासे अंक मिले हैं, 15 में से 9.5 मिले, यानी वेरी गुड लिखा हुआ है। अब देखिए इनका जो इसका खंड खा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आपने खंड का तो इनका कवर कर लिया है, खंड का के में 3 प्रश्न देखने थे, तो अब हम इनका जो खंड खा है उसके भी 3 प्रश्न देख लेते हैं। कि खंड खा आ गया तो निम्नलिखित गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या करते हुए उनके रचनात्मक सौंदर्य का उद्घाटन कीजिए। 10 नंबर का प्रश्न है, का वाला, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है, एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं, आप लोग क्या कहते हैं। तो ये कहाँ से गद्यांश लिया गया है वो इन्होंने बताया है। प्रस्तुत गद्यांश नवजागरण युग के प्रसिद्ध नाटक भारत दुर्दशा के 5वें अंग से लिया गया है। इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। पंक्तियों में एडिटर द्वारा भारत दुर्दशा के सुधार हेतु सतही व छिछले उपायों को बताने का वर्णन हुआ है। इसकी व्याख्या उन्होंने की है। एडिटर कहता है कि भारत की आज जो दुर्दशा है उसका समाधान है कि हम शिक्षा की सेना तैयार करें और विभिन्न प्रकार की समितियों के द्वारा विचार विमर्श करें। इसके अलावा अखबारों आदि के प्रयोग द्वारा शब्दों से आलोचना कम करें ताकि भारत का दोबारा से उदय हो। शब्दों से आलोचना कर्म है, कम नहीं है, कर्म है ये। अब विशेष में इन्होंने देखिए क्या विशेष कौन कौन से पॉइंट विशेष में निकाले हैं। भारतेंदु ने तत्कालीन बुद्धिजीवियों पर व्यंग कर उनकी निष्क्रियता की आलोचना की है। सेकंड पॉइंट इन्होंने निकाला है, भारतेंदु ने भारतीय दुर्दशा के कारणों में जनता की संवेदनहीनता व आलस्य को वर्णित किया है जो इन पंक्तियों में दिख रहा है। इसके अलावा इन्होंने विशेष के अलावा भाषा बताई, भाषा इसमें कैसे इस्तेमाल की है। हिंदुस्तानी भाषा के साथ प्रसंगानुकूल भाषा है। एडिटर का कथन है इसलिए अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी किया है। व्यंग्य क्षमता जबरदस्त है। तो देखिए यहाँ पर भी ये बाजी मार ले गए हैं और यहाँ पर भी इन्होंने अच्छे खासे नंबर मिले हैं, 10 में से 6.5 गुड। अब देखिए हम फिर से 20 नंबर वाला जो इनका जो प्रश्न है खंड खा का वो भी देखेंगे और 15 वाला देखेंगे। इसी के साथ आपका वीडियो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया 20 नंबर का प्रश्न है ये। तो यहां पूछा गया है, मैला आंचल में डॉक्टर प्रशांत का चरित्र लेखक के सपनों एवं आदर्शों का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है और इस कारण उसकी विश्वसनीयता खंडित हो गई है। इस मत के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर प्रशांत के चरित्र का अवलोकन कीजिए। 20 नंबर का प्रश्न है, इन 300 शब्दों में लिखना है। मैला आंचल उपन्यास का सबसे क्रांतिकारी पक्ष यह है कि इसमें किसी भी चरित्र को नायक का दर्जा दे पाना संभव नहीं है। आंचलिक उपन्यास होने के नाते अंचल का नायकत्व ही हमारे सामने उभर कर आता है, किंतु पैराग्राफ चेंज किया है इन्होंने, अंचल के बाद जो चरित्र सबसे अधिक प्रभावित करता है वह डॉक्टर प्रशांत का चरित्र ही है। यहाँ चरित्र के संबंध में निम्न बात दर्शनीय है का पॉइंट उन्होंने बनाया है। प्रशांत का चरित्र आदर्शवादी चरित्र है जो बिना द्वंद्व व अवगुणों के नजर आता है। खा पॉइंट में बताया है सेवा भावना, परोपकार, धन का लालच न होना जैसी विशेषताएं
इस चरित्र में समाहित हैं। ग पॉइंट में विदेश जाकर सफल होने के बजाय यहाँ पिछड़े वर्गों का सेवा का उद्देश्य डॉक्टर प्रशांत रखता है। अंत में वह कहता भी है, मैं साधना करूंगा ग्रामवासिनी भारत माता के मैले आंचल तले कम से कम एक गांव के कुछ प्राणियों के ओठों पर मुस्कुराहट ला सकूं। तो इन्होंने इनका जो कथन है वो भी यहाँ पे कोट किया है। आगे, उपर्युक्त विशेषताओं के बावजूद आलोचकों का मानना है कि ऐसा चरित्र मिलना संभव नहीं है और लेखक ने अपने आदर्शों के प्रक्षेपण हेतु इस चरित्र का सृजन किया है। आगे, सतही तौर पर देखने पर यह प्रतीत हो भी सकता है, किंतु सूक्ष्म नजर दौड़ाने पर निम्न बातें सोची जा सकती हैं। कुछ बातें उन्होंने फिर से निकाली चरित्र की। डॉक्टर प्रशांत के चरित्र में ये गुण उसकी परवरिश के परिणाम भी हो सकते हैं। पहला गुण तो उन्होंने ये निकाला है। दूसरा, भले ही सुलभ यथार्थ के रूप में ऐसा चरित्र न दिखे, किंतु दुर्लभ यथार्थ तो यह है ही। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के नेता हों या कलाम जी जैसे वैज्ञानिक, सभी इन दुर्लभ यथार्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुलभ यथार्थ और दुर्लभ यथार्थ का मतलब ये होता है, जैसे सब लोग आप जानते हैं कि मेडिकल की पढ़ाई काफ़ी महंगी होती है, और आप ये भी जानते हैं डॉक्टर लोग मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद अच्छी खासी फीस भी वसूलते हैं। भाई सबका उद्देश्य यही होता है, पैसा कमाना। अब मान लीजिए 150 बच्चों का किसी मेडिकल कॉलेज का बैच है, तो 150 में से ये तो नहीं कह सकते हैं 150 के 150 जो हैं वो सब परोपकारी बन जाएंगे, ये नहीं कह सकते हैं। हालांकि 150 में से एक या दो अगर परोपकारी बन जाए तो कोई बड़ी बात होगी? कोई बड़ी बात नहीं होगी। भाई ये तो दुर्लभ यथार्थ हो सकता है कि 150 बच्चों में से एक या दो बच्चे जो है परोपकारी बन जाएं, वो पैसे लूट खसोट ना करें, भाई अपनी फीस बहुत न्यूनतम रखें, 10 रुपया 5 रुपया फीस रखें ताकि गरीब जन भी उनसे इलाज करवा सकें। तो ये दुर्लभ यथार्थ है। अगर सुलभ यथार्थ कब होता है? सुलभ यथार्थ तब होता है कि यहाँ पर हम ये दिखा दें 150 में से 150 ही जो डॉक्टर हैं वो परोपकारी हैं, तो सुलभ यथार्थ हो जाएगा। लेकिन हाँ, 150 में से एक या दो व्यक्ति ऐसे हैं जो नेचुरली कर सकते हैं परोपकार, तो ये दुर्लभ यथार्थ है। तो ये बात यहाँ पे उन्होंने बताई है। सुलभ यथार्थ दुर्लभ यथार्थ का मतलब यहाँ पर यही निकल कर आता है। आगे गा में बताया, रेणु ने अपनी, यानी फणीश्वरनाथ रेणु की उपन्यास है ये, तो रेणु ने अपनी भूमिका की प्रतिज्ञा, इसमें फूल भी है, शूल भी, धूल भी है, गुलाब भी है, चंदन भी है, कीचड़ भी है, को पूर्णतः निभाया है। बावन दास जैसे आदर्श गांधीवादी चरित्र की दुलाचंद्र कापरा द्वारा हत्या करवाना इसका प्रमाण है। आगे, चौथे स्तर पर यदि रेणु ने चलित्र कर्मकार दुलारचंद कापरा जैसे खलनायक प्रगति के चरित्र भी रखे हैं, तो डॉक्टर प्रशांत जैसा चरित्र में समाज में पाया जा सकता है। तो ये इन्होंने बताया है। आगे लिखा है इन्होंने, इस प्रकार यह चरित्र उपन्यास के यथार्थ का क्षरण नहीं करता, न ही यह लेखक के आदर्शों का प्रतीक है। लेखक चाहते तो डॉक्टर प्रशांत के माध्यम से गांव की तरक्की का रास्ता, देखिए यहाँ पढ़ने में नहीं आ रहा है, जो भी लिखा हो कर सकते थे, किंतु रेणु की तटस्थता का प्रमाण है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी इन्हें 20 में से 12 नंबर मिले हैं। तो इसी के साथ आपका जो ये वीडियो है इसमें 15 नंबर का और रह गया है, ये भी कवर कर देते हैं। प्रेमचंद की कहानी ईदगाह की संवेदना पर विचार कीजिए। तो इन्होंने लिखा है, कुछ गलतियां भी की हैं। 1931 में रचित प्रेमचंद की यह कहानी ईदगाह वस्तुतः एक बालक व उसकी बूढ़ी दादी की कहानी है, जो बाल मनोविज्ञान जैसे विषय के साथ साथ अन्य विषयों पर भी प्रकाश डालती है। आगे बताया है, कहानी का प्रथम विषय यह है कि किस प्रकार यदि एक बच्चे से उसका बचपन छीना जाता है या उस पर जिम्मेदारियां लाद दी जाती हैं, तो अभावों के कारण बच्चों का वयस्कों की भांति व्यवहार हो जाता है, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है। फिर से इन्होंने प्रेमचंद की जो पंक्तियां हैं वो यहाँ पर कोट करी हैं। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पाठ खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। आगे लिखा है, कहानी में प्रेमचंद ईदगाह व नमाज के प्रतीक के माध्यम से कंट्रास्ट उत्पन्न कर रहे हैं, दर्शाते हैं कि किस प्रकार विषमता मूलक समाज के कारण उच्च वर्ग व निम्न वर्ग में अंतराल पैदा होता है, जो निम्न वर्ग के बच्चों की सहायता छीन लेता है। सहायता लिखा हुआ है यहाँ पर। हामिद का चिमटा खरीदना उसका बड़प्पन है, किंतु व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। आगे बोला है, तीसरे विषय के रूप में प्रेमचंद ने बच्चों की बातचीत के माध्यम से व्यवस्था की कुरीतियों को उजागर किया है। जैसे व्यवस्था की जो कुरीतियां बताई हैं, ये कॉन्स्टेबल पहरा देते हैं, तभी तुम बहुत जानते हो अजी हुजूर, यही कॉन्स्टेबल चोरी कराते हैं। यानी उन्होंने पुलिस का भ्रष्टाचार भी अपने ईदगाह में उजागर किया है। इसी कहानी में प्रेमचंद ने ईदगाह की तैयारी के माध्यम से
भारतीय समाज में निहित सामंजस्य, समरसता व पारस्परिकता का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। फिर से इन्होंने ईदगाह की कुछ पंक्तियां कोट की हैं यहाँ पर। ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर से सुई धागा लेने के लिए दौड़ा जा रहा है। आगे लिखा है, इस प्रकार प्रेमचंद ने ईदगाह कहानी में भारतीय समाज से लेकर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्र अंकित किया है जो अभूतपूर्व है। तो देखिए, हमें रवि सिहाग की कॉपी देखने से ये समझ में आता है कि रवि सिहाग टॉपर क्यों बने। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो भी इन्होंने आंसर लिखा है टू द पॉइंट लिखा है। पहली बात क्या है, टू द पॉइंट इन्होंने आंसर लिखा है, और जो भी आंसर जिस कंट्रास्ट में पूछा गया है, यानी जिस टॉपिक पर पूछा गया है, उसके कुछ एग्जाम्पल भी शामिल किए हैं। और आंसर में इनके जो भी आंसर जो बातें ये कह रहे हैं, उसमें उन्होंने जो भी लेखक हैं उनकी लाइनें भी ऐड करते गए हैं। यानी लेखक या उनकी जो रचना है उस रचना की भी कुछ लाइनें ऐड करते गए हैं। इसी वजह से इनका आंसर काफ़ी प्रभावकारी है, काफ़ी प्रभावशाली है। और यही कारण है कि दृष्टि टीम के जो एग्जामिनर उन्होंने भी अच्छे खासे मार्क्स दिए हैं और यूपीएससी ने सेलेक्ट कर भी लिया है। तो आपको भी अपनी आंसर राइटिंग में इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना है। टू द पॉइंट लिखना है, इधर उधर नहीं निकलना है। आपको ये नहीं करना है कि हमें खींचना है, खींचना नहीं है आपको ये नहीं करना है कि भाई 150 शब्द हैं खींच खांच कर पूरा कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लिखिए, प्रॉपर तरीके से लिखिए, जिस तरह से यहाँ फॉर्मेट बताया गया उसी फॉर्मेट में आप लिखने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ जो इन्होंने बातें कोट की हैं उन बातों को भी आप कोट कीजिए। किसी राइटर की कुछ पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को कोट कीजिए। किसी संबंधित पंक्तियां हैं वो भी बताइए आप। तो आप भी कुछ दिन का तक अगर आप अभ्यास करेंगे तो नियमित अभ्यास से आप भी ऐसा लिख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, बस अभ्यास चाहिए। रवि सिहाग को एक दिन में नहीं कर पाएंगे, रवि सिहाग को ये करने में 4 साल लग गए हैं। ये भी आप ध्यान रखिए, रवि सिहाग का इस मामले में 4 ईयर का कैरियर है, तब आज ये कर पाए हैं। आप अगर सोचें कि हम 6 महीने में कर देंगे तो ये पॉसिबल नहीं है, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अगर आप अभ्यास करेंगे तो 100% कर पाएंगे और सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ये भी अपने माइंड में आप बिठा कर रखिए। तो आशा करता हूँ आज आपका ये पहला जो है टॉपर कॉपी एनालिसिस का जो पहला वीडियो है सफलतापूर्वक आपको समझ में आया होगा। और मेरी यही कामना है कि मैं ऐसे करके धीरे धीरे करके ऑप्शनल पर जो भी जीएस के अन्य पेपर हैं, GS 1, 2, 3, 4 या ऐसे पर जो टॉपर्स की कॉपी है वो भी आपके सामने रखूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हमें लिखना कैसे है। तो आई होप आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।